कहानी है एक पुलिस ऑफिसर की जिसे एक गलती करने की वजह से कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया था। उसके दिल में एक गिल्ट है जिस बारे में वो किसी को नहीं बताता। फिलहाल वो इमरजेंसी कॉल सेंटर पर जॉब कर रहा है, जहां उसे एक लड़की की कॉल आई जिससे उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। इस पुलिस ऑफिसर का नाम जो होता है, जो नाइट शिफ्ट में 911 यानी इमरजेंसी कॉल सेंटर पर जॉब करता है। जो को सस्पेंड इसलिए किया गया था क्योंकि अपनी ड्यूटी के दौरान उससे एक गलती हो गई। इस वजह से उस पर एक केस चल रहा है जिससे वो जल्द से जल्द आजाद होना चाहता है। कल कोर्ट में उसकी आखिरी सुनवाई है। अगर तो वो बेगुनाह साबित हो गया तो फिर से पुलिस ऑफिसर की नौकरी कर सकता है। उसकी वाइफ ने भी उसकी इस गलती की वजह से जो को छोड़ दिया। जो की एक बेटी भी है जिसे उसकी वाइफ साथ ले गई और वो जो को बेटी से मिलने भी नहीं देती। इस टाइम जो की जिंदगी काफी मुश्किल चल रही थी। एक रिपोर्टर उसे बार बार कॉल करती है क्योंकि वो जो के बारे में जानना चाहती है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताता क्योंकि अपने केस को जो दुनिया के सामने उछालना नहीं चाहता था। अब जो अपनी वाइफ को कॉल करता है बेटी से बात करने के लिए, मगर उसकी वाइफ कॉल नहीं उठाती, इसीलिए वो अपने काम पर लग गया। अब जो को एक औरत एमिली की कॉल आई जिसके बात करने का तरीका काफी अजीब था। वो ऐसे बात कर रही थी जैसे जो उसका बेटा है। अब पहले तो उसे समझ नहीं आई, लेकिन फिर उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया क्योंकि वो इस तरह की कॉल्स का आदी हो चुका है। अक्सर लोग मजाक करने के लिए ऐसी कॉल्स कर देते थे। फिर जो ने एक बात नोटिस की कि औरत की आवाज से लग रहा है जैसे वो काफी दुखी है। वो फोन रखने ही वाला था कि तभी उसे पीछे से किसी आदमी की आवाज आई जो एमिली को फोन बंद करने के लिए कहता है। इससे जो को लगा कि एमिली को किडनैप किया गया है। वो उससे पूछता भी है कि क्या तुम्हें अगवा किया गया है, जिस पर एमिली हाँ में जवाब देती है। तब जो उसे कहता है अच्छा मेरी बात सुनो, मैं तुमसे जो भी पूछूं उसका हाँ या ना में जवाब देना। उसने एमिली से बहुत सारे सवाल पूछे जिससे उसे अंदाजा हो गया कि उसे किसी अपने ने ही अगवा किया है और अब उसे एमिली को बचाना है। जो उसका नंबर ट्रेस करके उसकी लोकेशन देखता है, उसे पता चला कि किडनैपर यानी अगवा करने वाला उसे व्हाइट वैन में एक हाईवे से शहर से बाहर ले जा रहा है। वो एमिली की कॉल को होल्ड पर लगाकर पुलिस की पेट्रोलिंग टीम को कॉल करता है और एमिली के बारे में सब कुछ बता देता है। तभी उसकी वाइफ की कॉल आने लगी, लेकिन उसने रिसीव नहीं की क्योंकि अभी उसे किसी भी हाल में एमिली को बचाना है। उसने फिर एमिली से बहुत सारे सवाल किए, लेकिन अब की बार एमिली के मुंह से एक ऐसा लफ्ज निकल गया जिससे किडनैपर को पता चल जाता है कि इसने अपने बेटे को नहीं बल्कि किसी और को कॉल की है। अब कॉल बंद होने से पहले जो उसे कहता है कि अगली बार जब भी तुम 911 पर कॉल करो तो कहना कि मुझे जो से बात करनी है, ताकि तुम्हें किसी और ऑफिसर को फिर अपनी सारी डिटेल ना बतानी पड़े। और तब एमिली फोन काट देती है। अब हालांकि इधर जो का काम पूरा हो गया था, लेकिन उसे अभी भी एमिली की फिक्र हो रही थी। वो बार बार उसकी लोकेशन देख रहा होता है। साथ ही वो पुलिस ऑफिसर्स जो हाईवे पर पेट्रोलिंग कर रहे थे उन्हें भी सफेद वैन मिल जाती है, लेकिन ये वैन गलत थी। एमिली इसमें नहीं होती। जाहिर है हाईवे पर और भी बहुत सारी सफेद कलर की वैन्स गुजर रही थी और अगर इन्हें एमिली को ढूंढना है तो वैन का नंबर इन्हें मालूम होना चाहिए। इस बात से जो को बहुत बुरा लगा क्योंकि वो एमिली को बचाना चाहता है। उसके पास क्योंकि एमिली का नंबर आ चुका था तो वो एमिली की सारी डिटेल्स निकालता है, उसके घर का नंबर भी जिस पर जो कॉल करता है। तब एमिली की 6 साल की बेटी कॉल उठाती है और जो उससे बात करने लगा। बच्ची बताती है कि घर में बस मैं और मेरा छोटा भाई है। डैड आए थे जो मॉम को अपने साथ ले गए हैं। जो उससे डैड का नाम पूछता है तब बच्ची हेनरी नाम बताती है। उसे अपने डैड का नंबर भी याद था जिसे वो जो को दे देती है। तब जो उस नंबर से उसकी गाड़ी का नंबर भी पता लगा लेता है। साथ ही उसे पता चला कि हेनरी के खिलाफ पहले भी कई बार केस चल चुके हैं। अब घर पर बच्चे क्योंकि अकेले थे तो जो को उनकी भी फिक्र हो रही थी, इसलिए उसने बच्ची को कहा कि तुम परेशान ना हो बेटा, मैं जल्दी किसी को तुम्हारे पास भेजता हूँ। अब फोन बंद करने के बाद जो हाईवे वाली पेट्रोलिंग टीम को वैन का नंबर दे देता है। फिर वो अपने डिपार्टमेंट कॉल करके कहता है कि 2 बच्चे घर पर अकेले हैं तो उनकी मदद करने के लिए वहाँ किसी को भेजा जाए। लेकिन जितनी भी रेस्क्यू टीम थी सबके सब मसरूफ थे क्योंकि एक जगह पर आग लगी थी, जिस वजह से लोगों को अपने घरों को छोड़कर जाना पड़ रहा था और सारी रेस्क्यू टीम उनकी मदद में लगी हुई। एक बार फिर रिपोर्टर का कॉल आया, लेकिन इस दफा भी जो कॉल नहीं उठाता। वो काफी परेशान था, उसे समझ नहीं आ रही थी कि क्या किया जाए। वो दूसरे रूम में चला गया जहाँ से वो अपने दोस्त सार्जेंट को कॉल करता है
कहने लगा कि मैं चाहता हूँ कि तुम एक टीम बनाकर एमिली के घर भेजो क्योंकि उसके बच्चे अकेले हैं, और एक दूसरी टीम बनाकर उन्हें हेनरी के घर भेजो जहाँ वो एमिली को ले जाने वाला है। इस पर सार्जेंट उसे समझाता है कि ये गैर कानूनी है और हम छुप छुपा के ऐसे नहीं कर सकते, और कल तुम्हारी सुनवाई भी है। अगर फिर से तुमने कोई उल्टी सीधी हरकत कर दी तो तुम्हारा केस एक बार फिर तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा। जो उसे कहते हैं वैसे भी मेरी शिफ्ट खत्म होने वाली है, मैं 10 मिनट में यहाँ से निकल रहा हूँ। इतना बोलकर उसने फोन रख दिया। वो एक बार फिर एमिली के नंबर पर कॉल करता है, लेकिन इस बार उसकी कॉल नहीं हो पाती। वो अपनी वाइफ को कॉल करता है। उसने फोन तो उठाया, लेकिन वो ये कहकर कॉल काट देती है कि रात की 2 बज रही हैं, तुम्हें इतनी रात को कॉल नहीं करनी चाहिए थी। जो एमिली को लेकर काफी टेंशन में था, इसीलिए अपने पर्सनल नंबर से हेनरी को फोन कर देता है। वो उसे एमिली के बारे में पूछने लगा। हेनरी कहता है मैं कुछ नहीं जानता उसके बारे में। इस पर जो कहते हैं मैं जानता हूँ, तुम वैन के जरिए अपनी वाइफ को हाईवे से शहर की तरफ ले जा रही हो। ये सुनकर बिना बोले हेनरी फोन काट देता है। जो एक बार फिर उसे कॉल करता है, लेकिन कॉल नहीं लगती अब की बार। अब जो अपने कोलीग को कॉल करता है जो काफी परेशान था क्योंकि उसे जो के लिए कल कोर्ट में झूठी गवाही देनी थी। वो कहता है कि अगर किसी को पता चल गया कि मैं झूठी गवाही दे रहा हूँ तो मेरी नौकरी जा सकती है। इस पर जो ने उसे समझाया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम परेशान ना हो। अब जो उसे एमिली के केस के बारे में सब कुछ बता देता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम एमिली के घर जाओ ताकि तुम्हें इस केस के बारे में और जानकारी मिल सके। तभी एक ऑफिसर आकर जो को कहती है कि आपके लिए एक छोटी बच्ची की कॉल है। वो समझ गया कि एमिली की बेटी है, इसलिए वो जल्दी से बात करता है। बच्ची बताती है कि घर के बाहर कोई है जो डोर बेल बजा रहा है। जो बताता है कि हाँ बेटा, वो एक पुलिस टीम है जिसे मैंने ही भेजा है, तुम खोल दो दरवाजा। बच्ची ने ऐसा ही किया। तब पुलिस टीम अंदर आकर जो को बताती है कि बच्ची के कपड़ों पर खून लगा हुआ है, लेकिन ये उसका खून नहीं है बल्कि उसके भाई का है जो बहुत ही छोटा था, लेकिन किसी ने चाकू से उस पर वार किया और बच्चे की मौत हो गई है। असल में बच्ची ने पहले जो को ये बताया था कि मेरा भाई सो रहा है। उसका भाई दरअसल उस टाइम सो नहीं रहा था बल्कि वो तो मरा हुआ था। ये सुनकर जो काफी परेशान हो जाता है। वो एक बार फिर एमिली को कॉल करता है। इस बार कॉल लग भी जाती है। जो ने पूछा कि इस टाइम हेनरी क्या कर रहा है और तुम कहाँ बैठी हो। एमिली बताती है वो गाड़ी चला रहा है और मैं उसकी साथ वाली सीट पर बैठी हूँ। जो ने पूछा अच्छा बताओ क्या उसने सीट बेल्ट बांधी हुई है। एमिली कहती है नहीं। जो ने कहा अच्छा सबसे पहले तुम सीट बेल्ट बांधो, फिर हैंड ब्रेक को खींच देना। एमिली ने ऐसा ही किया, लेकिन वैन नहीं पलटी। इससे हेनरी को गुस्सा आ गया और वो एमिली को वैन की पिछली सीट पर भेज देता है। अब फिर से वो जो से बात करने लगी। जो कहता है क्या तुम्हारे आसपास कोई भारी चीज है। एमिली ने बताया कि हाँ, यहाँ एक ईंट पड़ी हुई है। वो कहता है कि जब भी हेनरी तुम्हारी करीब आए तो ईंट से उसके सर पर वार करना क्योंकि वो इसी लायक है। एमिली कहती है आखिर हेनरी इतने गुस्से में है क्यों। मैंने तो बस अपने बेटे के पेट से सांप निकाले थे। जिसके बाद वो चुप हो गया। जो को कुछ समझ नहीं आती। वो काफी हैरान रह गया। एमिली से कहता है मुझे सारी बात खुलकर बताओ। तब एमिली कहती है मेरा बेटा सुबह से रो रहा था, उसके पेट में दर्द हो रही थी। मुझे लगा कि उसके पेट में सांप है तो मैंने चाकू से उसका पेट काट कर सांप को बाहर निकाल दिया, जिसके बाद वो पूरी तरह से खामोश हो गया। अब ये सुनकर जो अपना सर पकड़ के बैठ गया क्योंकि उसे समझ आ गई थी कि उसने उसके हस्बैंड हेनरी की कोई गलती नहीं है। सारा कसूर तो एमिली का है क्योंकि उसने अपने बेटे को मार दिया और हेनरी उसे घर से इसीलिए ले गया ताकि वो अपनी बेटी को भी ना मार दे। उधर जब हेनरी एमिली के पास आया तो वो ईंट से उस पर हमला कर देती है। जाहिर है ऐसा करने के लिए उसे जो ने जो कहा था। ऐसा करने के बाद वो भाग जाती है और ये सारा कुछ जो फोन पर सुन रहा होता है। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने ही उसे ऐसा बोला था। और अब जो के उस दोस्त की कॉल आती है जिसे उसने एमिली के घर जाने को कहा था। वो जो को बताता है कि एमिली का मेंटल बैलेंस ठीक नहीं है। पहले वो एक मेंटल हॉस्पिटल में थी, लेकिन हेनरी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसके दिमाग का इलाज करवाता, इसलिए वो उसे घर ले आया। और अब जब बात हद से बढ़ गई है, यानी एमिली ने अपने बेटे की जान ले ली है, तो हेनरी उसे घर से दूर ले जा रहा है। अब तक जो को समझ आ गई थी कि हेनरी उसे मेंटल हॉस्पिटल ले जा रहा है, इसलिए वो हेनरी को कॉल करता है जिसके सर से खून बह रहा था, लेकिन उसे सिर्फ अपनी बेटे की परवाह थी। यह जो को अपनी गलती का एहसास होता है कि अगर मैंने उनके मैटर में दखल अंदाजी ना की होती
तो अब तक हेनरी उसे मेंटल हॉस्पिटल ले जा चुका होता। वो एमिली को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करती। तभी एक ऑफिसर आकर उसे बताता है कि तुम्हारे लिए किसी औरत एमिली की कॉल है। अब हालांकि जो का ड्यूटी टाइम खत्म हो गया था लेकिन वो अपनी ड्यूटी जारी रखता है क्योंकि अब उसे अपनी गलती को सुधारना है। कैसे भी करके वो हेनरी की मदद करना चाहता था। वो एमिली से बात करता है जो उसे बताती है कि इस टाइम मैं हाईवे के एक पुल पर हूँ। मेरे कपड़ों पर खून लगा हुआ है। ये खून किसका है क्या तुम जानते हो? लेकिन जो कोई जवाब नहीं देता। अब बातों ही बातों में एमिली को याद आता है कि ये तो मेरे बेटे का खून है। वो कहती है कि मैंने अपने बच्चे को ही मार दिया है। मुझे इस बात का अफसोस है, इसलिए अब मुझे जीने का कोई हक नहीं है, तो मैं इस पुल से कूदने वाली हूँ। जो उसे कहता है कि तुम ऐसा मत करो क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तुमसे प्यार करते हैं। इसमें सारी गलती मेरी है। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए क्योंकि सच में जो की ही गलती थी। और अब वो जल्दी से दूसरी टीम को भी एमिली के पास भेज देता है। तब तक उसे एमिली को अपनी बातों में उलझा कर रखना होगा। वो एमिली को अब अपनी कहानी बताता है। कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। 8 महीने पहले अपने ड्यूटी के दौरान मैंने 19 साल के लड़के को गोली मार दी थी। कल मेरी कोर्ट में आखिरी सुनवाई है। मैंने खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए झूठे गवाहों को इकट्ठा किया हुआ है। वो जब मेरे हक में गवाही देंगे तो शायद मैं बेगुनाह साबित हो जाऊं और मेरी जॉब मुझे वापस मिल जाए। उन गवाहों में उसकी वाइफ भी शामिल थी जो इस हरकत की वजह से उसे पसंद नहीं करती। यही वजह है कि वो नहीं चाहती कि उनकी बेटी जो से बात करे या फिर मिले, क्योंकि जो ने बहुत गलत किया था उस बच्चे के साथ। भले ही वो ड्यूटी पर था लेकिन उसे अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए था। अब एक तरह से एमिली और जो दोनों एक जैसे ही हैं। दोनों को ही अपने दिमाग पर कंट्रोल नहीं है। लेकिन एमिली को अब जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो खुद को सजा देना चाहती है। लेकिन इस मामले में जो बिल्कुल उल्ट है। हालांकि उसे पता भी है कि मैंने गलत किया है लेकिन वो तो खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए झूठ का सहारा ले रहा है। ये सारी बातें बताते हुए जो इमोशनल भी हुआ, उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। उसका मन भी थोड़ा हल्का हो गया था क्योंकि 8 महीने में पहली बार उसने किसी को अपनी कहानी बताई थी। और अब जो को पुलिस सायरन की आवाज आती है क्योंकि पुलिस एमिली तक पहुंच गई थी। एमिली उसे कहती है यहाँ तो पुलिस आ गई है, मैं उनके हाथों लगना नहीं चाहती, मैं पुल से कूद जाऊंगी। लेकिन यहाँ पर जो फोन काट देता है। उसे बार बार अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। वो कई बार उसे कॉल करता है फिर, जहाँ इस बार पुलिस फोन उठा लेती है। वो बताते हैं कि एमिली पुल से कूदने वाली थी पर उससे पहले ही हमने उसे पकड़ लिया। ये सुनकर जो को थोड़ी तसल्ली हो जाती है। साथ ही जो को ये बताया गया कि खुशकिस्मती से एमिली का बेटा भी जिंदा है। हालांकि वो काफी जख्मी है लेकिन उसे आईसीयू में भेज दिया गया है। ये सुनकर जो को काफी अच्छा महसूस हुआ कि आज मेरी वजह से 2 लोगों की जान बच गई है। साथ ही उसे इस बात का भी एहसास हुआ कि अगर मैंने इस फैमिली के साथ अच्छा किया तो उस फैमिली के साथ मैंने गलत किया था जिस लड़के को 8 महीने पहले मैंने मारा था। एक तरह से मैंने उन सब की ही जिंदगी बर्बाद कर दी। जो को अब अपनी गलती का एहसास होता है, इसलिए वो अपनी कोलीग को कॉल करके कहता है कि कल तुम मेरे हक में झूठी गवाही मत देना, जो कुछ भी हुआ था वो बिल्कुल सच बताना। उसका कोलीग कहता है कि जानते हो ना, अगर मैंने ऐसा किया तो तुम्हें तुम्हारी नौकरी वापस नहीं मिलेगी, तुम्हें जेल भी हो सकती है। जो कहता है मुझे अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद वो सभी गवाहों को कॉल करके कहता है कि किसी को भी झूठी गवाही देने की जरूरत नहीं है। साथ ही वो उस रिपोर्टर को भी कॉल करता है जो बार बार जो को कॉल करती थी उसकी स्टोरी जानने के लिए, और आज वो उसे भी सब कुछ सच सच बता देता है। अब अगले दिन जब कोर्ट में उसकी सुनवाई थी तो जाहिर है फैसला उसके खिलाफ आता है। उसे सजा हो जाती है लेकिन उसके दिल से अब गिल्ट पूरी तरह निकल गया था। वो खुश है। उसके दिल में एक तसल्ली है कि मैंने आज सच का सहारा लिया। और इसी के साथ ही इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।